नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके की रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस, लॉगरहेड टर्टल, एनवायरमेंटल, प्लांट, आर्टिकल्स, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग, आइजोटोप एनालिसिस, कॉपर, एक्सपोसम, मिल्क, बुक एंड आउथर्स, रॉयल इंडियन रिवोल्ट, ट्राइबल एंड रीजनल फेस्टिवल्स, एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया, सागोस आइलैंड, वॉल्केनो इन इंडिया, नेशनल पार्क। ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे जिसका रिवीजन आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर कुछ सीखेंगे, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक फिजिकल केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसी फॉर्म में वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए अवेलेबल करा देता है प्लांट लीफ को। तो क्योंकि उसके फॉर्म में कोई चेंज नहीं हुआ इसलिए ये फिजिकल प्रोसेस हुआ। और एक केमिकल प्रोसेस इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं ग्लूकोज, जो कि प्लांट का फूड है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो यही देखिए, इट इज़ द फिजिको केमिकल प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑक्सीजन बाय ग्रीन प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो इसके तहत प्लांट जो है कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, जो कि बेसिकली ग्लूकोज होता है, C6H12O6। यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के मिल के ग्लूकोज बनाते हैं और 6 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन का। तो यहाँ फोटोसिंथेसिस में आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है वो बाई प्रोडक्ट मिलता है इस रिएक्शन का। ये इमेज में आप देख सकते हैं, जो प्लांट है उसको वाटर जो है जाइलम के थ्रू, जो है ग्राउंड से रूट्स के थ्रू लीफ में अवेलेबल होता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है थ्रू लीफ, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट को लीफ में स्टोमेटा होते हैं, लीफ में बेसिकली स्टोमेटा होते हैं जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन होता है इन द केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनकी पत्तियां ग्रीन नहीं होती, और आपने ये पढ़ रखा है कि जो ग्रीन पिगमेंट्स होता है, बेसिकली जो प्लांट्स की लीफ होती है ग्रीन होती है, वो क्लोरोफिल के कारण होता है, जो कि क्लोरोप्लास्ट जो सेल होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोफिल जो है नेसेसरी कंपोनेंट्स है फॉर दी फोटोसिंथेसिस। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो प्लांट्स की लीफ ग्रीन ना हो उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, क्योंकि उन प्लांट की, जैसे कई प्लांट्स ऐसे हैं उनकी जो पत्तियां होती है रेड ब्राउन आपको देखने को मिलेंगी, उनमें भी ग्रीन फोटोसिंथेसिस होता है, उनमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है। बस अंतर इतना होता है कि उसमें जो रेड और ब्राउन पिगमेंट्स होते हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू दी ग्रीन पिगमेंट्स, दैट इज ए क्लोरोफिल, जिसके कारण ग्रीन कलर छिप जाता है। फोटोसिंथेसिस का अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कार्बन साइकिल में कार्बन का जो है एटमॉस्फेयर से कार्बन जो है ऑर्गेनिक प्लांट्स में आता है, प्रोड्यूसर में आता है, फिर ये हमारे थ्रू होते हुए ये एटमॉस्फेयर में दोबारा जाता है, यानी एक कार्बन साइकिल मेंटेन रहती है। और हायर ट्रॉपिक लेवल्स जो फूड चेन होती है उसमें जो प्रोड्यूसर कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लिए और इसको जो है उन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, फिर ये जब हम उन प्रोड्यूसर को खाएंगे हायर ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म, तो ये उनमें पास होता है। कार्बन फिक्सेशन, एटमॉस्फेयर में कार्बन की जो मात्रा है उसको भी जो है मेंटेन करने में हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन रिलीज होता है, हमने ये देख लिया ऊपर कि बाय प्रोडक्ट के रूप में, और ऑक्सीजन जो है एक एजेंशियल है, वाइटल है फॉर दी सस्टेनिंग लाइफ ऑन दी अर्थ। लॉगर हेड टर्टल ये एक ओमनीओरस मेरीन रेप्टाइल है। इसको लॉगर हेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका जो आप ये ऊपर का देखेंगे मुंह के पास, ये आगे निकला होता है, ये बड़ा होता है, तो इसीलिए इनको लॉगर हेड टर्टल बोला जाता है। और इनका जो मसल्स होती है, जो जॉ मसल, जो बेसिकली जिससे ये खाना खाते हैं, ये वाली मसल बहुत स्ट्रांग होती है। इससे इनको हेल्प मिलती है कि जो फूड हैं, जो इनके प्रे हैं, उसको जो है ये चबा सकें, क्रश कर सकें। और ये सेकेंड लार्जेस्ट जो है टर्टल है हार्ड सेल्ड का, आफ्टर लेदर बैक सी टर्टल। और जो लेदर बैक सी टर्टल है इसकी जो सेल होती है, बेसिकली जो आउटर ये लेयर होती है, आउटर सेल, वो सॉफ्ट होती है। लॉगर हेड टर्टल बेसिकली यूज करते हैं
अर्थ की जियोमैग्नेटिक फील्ड फॉर द नेविगेशन। ऐसा नहीं है केवल लॉगर हेड टर्टल ही यूज करते हैं, कुछ जैसे सी टर्टल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, साल्मन फिश, ये भी अर्थ जियोमैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं फॉर द नेविगेशन पर्पज। जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो रेनफॉल है उसकी फ्रिक्वेंसी बदल रही है, हजारस इवेंट हो रहे हैं, तो उसके कारण जो है जो ये ऑर्गेनिज्म है इनकी रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स, माइग्रेटरी रूट्स, बॉडी साइज में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम इम्पैक्ट की बात करें ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जैसे सी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इससे जो लॉगर हेड टर्टल्स हैं इनकी नेस्टिंग जो साइकिल है वो चेंज हो रही है। और जो सैंड बीच है जहाँ पे बेसिकली ये लोग नेस्टिंग जहाँ पे हैच का एग का होता है, वो अगर गर्म हो रही है, हॉट हो रही है, तो उसकी वजह से जब हैचिंग होगा एग का तो उसमें मोर फीमेल्स का प्रोडक्शन होता है। ओशियन वार्मिंग हो रहा है, उसकी वजह से प्रे की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। और ओशन करंट जो है चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो माइग्रेशन रूट्स है वो भी इम्पैक्ट हो रहा है। IUCN में वल्नरेबल कैटेगरी की स्टेटस में लॉगर हेड टर्टल्स है। इनका डिस्ट्रीब्यूशन अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, मेडिटेरियन ओशियन में देखने को मिलेगा। यूकेलिप्टस प्लांट की बात की जाए तो ये एक ऐसा पॉन्ड प्लांट है जिसको अगर आप किसी वेस्ट लैंड में जहाँ पे वेस्ट वाटर हो या वेस्ट पॉन्ड हो वहाँ पे आप इसको प्लांट कर देंगे तो ये क्या करेगा, एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब करता है। और चूँकि वाटर जो है वेस्ट वाटर रहेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे ये प्लांट एक्सेस में, और उसके बाद थ्रू द ट्रांसपिरेशन ये जो है एटमॉस्फेयर में इस वाटर को रिलीज कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो वाटर वेपर के फॉर्म में जो ये वाटर रिलीज करेंगे थ्रू द ट्रांसपिरेशन, ये क्या होगा, प्योर होगा। तो इसीलिए यूकेलिप्टस को नेचुरल वाटर प्योरीफायर भी बोला जाता है। नेरियम प्लांट, जो नेरियम ओलियंडर एक प्लांट्स है जिसको रोड के किनारे उगाया जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स ऐसे हैं कि जो व्हीकुलर पोल्यूटेंट्स जो गाड़ियों से एमिशंस निकलता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं जो एयर पोल्यूशन है उसको कम करने में। आर्टिकल 217 ये डील करता है कि जो हाई कोर्ट्स है उसमें जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आर्टिकल 130 ये बोलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसकी जो सीट है ये न्यू दिल्ली है, और लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहें तो ऑन द कंसल्टेशन ऑन द एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो कहीं और इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सेटअप कर सकते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट में जो जज अपॉइंट होते हैं वो प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन के बेसिस पे होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी 1921 में इस कमेटी की फाउंडेशन की गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, जो कि 1919 का रिफॉर्म है। इसमें टोटल 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका फंक्शन बेसिकली ये होता है कि जब हर साल गवर्नमेंट जो है यूनियन गवर्नमेंट बजट लाती है, बजट में जो है कैसे कितना पैसा गवर्नमेंट को चाहिए, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू साइड दोनों डिस्कस होता है बजट में और अप्रूवल होता है। तो ये बेसिकली ये कमेटी ये देखती है कि जो भी पैसा अप्रूव हुआ था बजट के दौरान वो पैसा क्या उतना ही अमाउंट यूज हुआ है, सही तरीके से यूज हुआ है, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया गया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई फंड पॉलिसी ए के लिए अप्रूव हुआ था लेकिन वो पॉलिसी बी में यूज कर लिया गया वो फंड विदाउट दी अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो CAG होती है जो बेसिकली डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ऑडिट करती है, उसकी रिपोर्ट को भी ये चेक करते हैं। मेंबर जो होते हैं इसमें जो 22 मेंबर उनका 1 ईयर टर्म होता है। अब मेंबर कैन बी री इलेक्टेड, यानी वो एलिजिबल होते हैं बार बार इलेक्ट होने के लिए। लेकिन इसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर नहीं होते हैं इस कमेटी के, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस इशू कर देगा, क्योंकि मिनिस्टर ही तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द फंड यूटिलाइज बाय देम। और जो इसके चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट कमेटी के, इनका अपॉइंटमेंट जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, इसका हेड ऑफिस शिमला हिमाचल प्रदेश में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये न्यू दिल्ली में है। सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस ये न्यू दिल्ली में है। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग बेसिकली जैसे बिजली की सप्लाई होती है एक, जैसे कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप बात करिए लोकल एरिया पे, तो एक पावर ग्रिड होता है जहाँ से डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होती है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कूलिंग है। इसमें क्या होता है कि एक सेटेलाइट कूलिंग सिस्टम होता है जहाँ से कई एरिया में जो है कई बिल्डिंगों में
कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे हर घर में इंडिविजुअल एसी ना होके ये एक सिस्टम अगर अडॉप्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हर जगह जो है एसी जैसी फीलिंग मिलेगी। इसमें बेसिकली एक सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम होता है जहाँ से ये यहाँ पे जो है वाटर को ठंडा किया जाता है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक। जब 5 से 6 डिग्री सेल्सियस वाटर ठंडा हो गया तो इसको जो है मोटर के थ्रू इसको फ्लो किया जाता है, ये देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर होता है जहाँ पे एनर्जी का जो है ट्रांसफर होता है, और ये एयर हैंडलिंग यूनिट्स होती है जो कि बिल्डिंग के डिफरेंट कंपार्टमेंट से, डिफरेंट फ्लैट से पास होते हुए आई होती है। तो यहाँ से जो है हॉट एयर इसमें रहती है, और इस एयर का बेसिकली यहाँ पे जो कूल एयर है इसमें जो है ट्रांसफ़र होता है हीट का, जिससे वार्म एयर जो इसमें है वो भी कूल हो जाएगी। और फिर उसके बाद ये जो हॉट वाटर हो गया, क्योंकि टेम्परेचर का अब डिफरेंस आ जाएगा, यहाँ पे जो 5-6 डिग्री सेल्सियस था अब हो सकता है यहाँ 10 से 15 या 20 से 25 भी डिग्री सेल्सियस हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन दी कितना ये एयर वार्म है। फिर इसके बाद ये दोबारा से इसको जो है जो सेंट्रलाइज चिल्ड वाटर जो प्लांट है वहाँ पे लाएंगे इस वाटर को, और फिर से ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। तो इससे एक बेनिफिट क्या है कि पूरी बिल्डिंग में जो है हर व्यक्ति अपना एक इंडिविजुअल एसी ना चला के एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जो कि इको फ्रेंडली और चीप भी, सस्ता भी रहता है ये। जैसे दिल्ली में आप देखिए इंद्रप्रस्थ गैस पाइपलाइन है, तो वहाँ से बेसिकली हर घरों में गैस सप्लाई की जाती है। तो आप देखेंगे वो काफ़ी चीप, सस्ता है, 50 रुपये पर केजी ऐसे पड़ता है। तो उसी प्रकार अगर आप एसी यूज करेंगे तो आपको बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा और उसके मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। लेकिन इस केस में क्या है कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम है और आपको जो है फैसिलिटी भी मिल जाएगी और आपका जो है मेंटेनेंस कॉस्ट भी बचेगा। आइसोटोप एनालिसिस बेसिकली ये समझिए जैसे आपने यूट्रोफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें ये बोला जाता है कि जो नाइट्रोजन रिच जो वाटर आता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम रिच, वो जब पॉन्ड में मिल जाता है तो उसकी वजह से अलगल ब्लूम होता है, जिससे बाद में वो प्लांट पूरी तरह से डाई आउट कर जाता है, ठीक है। तो हमको आखिर कैसे पता चल रहा है कि जो उसमें पोल्यूटेंट्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो एग्रीकल्चरल सोर्स से हैं कि वो इंडस्ट्रियल हैं कि वो एनवायरमेंटल हैं, ये हमको कहाँ से पता चलता है? ये बेसिकली आइसोटोप एनालिसिस के थ्रू ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं वो उनका सोर्स क्या है, वो ओरिजिन कहाँ से हुए हैं, ठीक है, और उनकी एज क्या है, मतलब वो कितना टाइम हो गया उनको। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, बेसिकली ये समझ लीजिए जितने भी आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। जो न्यूक्लियस होता है किसी भी एटम का, उसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है और इसके सराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो जो मास नंबर होता है बेसिकली वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की जो संख्या होती है उसी को मास नंबर बोलते हैं। और जो एटॉमिक नंबर जिसको बेसिकली जेड से डिनोट किया जाता है, ये प्रोटॉन की संख्या होती है। तो जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, आपने ये पढ़ा होगा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ठीक है। तो उसी प्रकार हर आइसोटोप्स का जो है, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन का 14 तो इनमें जो कार्बन 12 बटे कार्बन 13 का जो रेशियो होगा किसी सोर्स से, वो एक यूनिक होगा। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट यूनिक होता है उसी प्रकार इनका रेशियो यूनिक होगा, और इसी रेशियो से पता लगाया जाता है कि ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो जिसका हम जिस भी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हैं, कार्बन का, नाइट्रोजन का, पोटेशियम का, तो पता लगाया जाता है कि उसका सोर्स, ओरिजिन और एज क्या है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो नाइट्रोजन सिग्नेचर एनालिसिस, सिग्नेचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यूनिक है ना, जैसे हमारा फिंगरप्रिंट। तो नाइट्रोजन 14 बाई नाइट्रोजन 15 का जो रेशियो होगा ये जो है हर सोर्स का अलग अलग होगा, और इससे बेसिकली पता चलेगा कि जो नाइट्रोजन आया है कहीं से उसका सोर्स क्या है, ओरिजिन क्या है। तो इससे बेसिकली हमें पता चलता है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर से आया है कि काऊ मैन्योर से, सीवेज वाटर से, नेचुरल सॉइल नाइट्रोजन से, ठीक है। कॉपर की अगर मेजर ओर की बात करें तो चाल्कोपाइराइट, चाल्कोसाइट, बोर्नाइट, ये कॉपर के मेजर ओर हैं। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो कि 100% रिसाइकेबल है विदाउट क्वालिटी लॉस। यानी अगर आपने एक बार कॉपर आपने खरीद लिया तो आपने उसको यूज किया, फिर यूज करने के बाद जब आपका मन भर गया तो आप उसको दोबारा रिसाइकिल करके आप कोई दूसरा चीज़ उसको बना सकते हैं उससे, और उसकी जो क्वालिटी है उसमें लॉस नहीं होता, ना क्वालिटी में लॉस होगा ना क्वांटिटी में लॉस होगा। इंडिया में मेजर कॉपर प्रोड्यूसिंग एरियाज
मलंज खंड कॉपर माइन है जो कि मध्य प्रदेश में है। ये इंडिया में लार्जेस्ट ओपन पिट माइन है कॉपर की। खेतरी कॉपर बेल्ट ये राजस्थान में स्थित है। सिंगमुम कॉपर बेल्ट ये झारखंड में स्थित है। वर्ल्ड में अगर कॉपर रिजर्व की बात करें तो चिले में सबसे अधिक कॉपर है, पेरू, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में फैला हुआ है। तो एंडीज माउंटेन रेंज जो कि चिले में स्थित है, चिले के नॉर्दर्न वाले रीजन में आपको एक प्रोफायरी कॉपर डिपॉजिट्स मिलेगा। बेसिकली ये कॉपर के ओर ही है, लेकिन ये लो ग्रेड के हैं, लेकिन ये बहुत लार्ज अमाउंट में मिलते हैं। एक्सपोज सम मतलब होता है कि कोई जब पर्सन इंडिविजुअल से बर्थ लेता है और उसकी जब डेथ होती है, इन ड्यूरेशन बर्थ और डेथ के बीच में वो कितना टाइम, कितने टाइप्स के एनवायरमेंटल फैक्टर्स या उसको एक्सपोजर हुआ बाहरी, जो कि नॉन जेनेटिक फैक्टर हो। इसमें क्या फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं जिसका एक्सपोजर हुआ हो? इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशल एक्सपोजर हो सकता है, इंटरनल उसके बायोलॉजिकल जो ऑर्गन है उनका एक्सपोजर क्या है। तो जैसे अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन, टोबैको स्मोक, रेडिएशन, पैथोजेंस, केमिकल्स। और उसी प्रकार जो लाइफ साइकिल, लाइफ स्टाइल एंड सोशल एक्सपोजर। लाइफ स्टाइल मीन्स इंडिविजुअल का डाइट कैसा है, उसका स्लीपिंग साइकिल कैसा है, उसमें स्ट्रेस वो कितना ले रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी है भी कि नहीं, पता चला उसकी लाइफ स्टाइल जो है एकदम बोर हो, मतलब वो टाइम से ना सोता हो ना जागता हो, तो उस केस में भी उसकी लाइफ जो है इम्पैक्ट होगी। सोशल कंडीशन क्या है, वो जैसे एनवायरनमेंट में रह रहा है उसकी फैमिली कंडीशंस क्या है, उसके दोस्त कैसे हैं, ये सारी चीज़ें भी एक इंडिविजुअल्स के लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। इंटरनल बायोलॉजिकल एक्सपोजर की बात करें तो जैसे गट माइक्रोबायोम में अगर कोई चेंजेस तो नहीं आ गए हैं, इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक प्रोसेस उस इंडिविजुअल का कैसा है। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करने का फ़ायदा क्या होता है? अगर किसी इंडिविजुअल का आप एक्सपोसम आपको पता होगा तो आप ये बता पाएंगे कि ये आदमी कितना ससेप्टिबल है किसी भी डिसीज का। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का एक्सपोसम निगेटिव होगा, यानी वो मान लीजिए ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जो कि बहुत पॉल्यूटेड है, तो वहाँ पे उसको पोल्यूशन से संबंधित रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक प्रिवेंटिव टेक्निक यूज की जा सकती है, प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की जा सकती है। तो हो सकता है कि उसको वहाँ से हटा के उसको दूसरे एक्सपोसम में रखा जाए जहाँ पे क्लीन एयर अवेलेबल हो। अगर वो टोबैको का कंजम्पशन कर रहा है तो हो सकता है उसको कैंसर की प्रॉब्लम हो जाए। तो ये सब चीज़ें, यही बेनिफिट्स हैं कि जो हिडन डिसीज है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगा, अर्ली प्रिवेंशन किया जा सकेगा, और ये इम्प्रूव पर्सनलाइज मेडिसिन, किसी इंडिविजुअल को कैसे मेडिसिन दी जाए, क्योंकि वो कैसे एक्सपोजर में रह चुका है वो भी डिपेंड करता है। और इससे रिस्क प्रेडिक्शन आसान है कि अगर कोई व्यक्ति का ऐसा एक्सपोजर है तो उसको आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोर्ट एनवायरमेंटल हेल्थ पॉलिसीज़, गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी एनवायरमेंटल से रिलेटेड वो एक्सपोजर को देखते हुए बनाएगी। जो मिल्क होता है ये एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए जो मिल्क मैन होते हैं बेसिकली सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, क्योंकि अगर मिल्क में आप मिल्क एसिडिक रहेगा तो ये इसमें चांसेस है कि ईस्ट का जो होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण ये जो मिल्क की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ये दूध भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया जाता है, जिससे कि एसिडिक जो नेचर है मिल्क का उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और ये जो है बेसिकली इसकी लाइफ जो सेल्फ लाइफ है बढ़ जाती है। और कभी कभी जो दूध वाले होते हैं वो बनाना लीफ, जो केले की पत्तियां होती हैं वो भी ऐड करते हैं दूध में, क्योंकि वो भी बेसिक नेचर का होता है और वो फ्रेशनेस और क्वालिटी जो है मिल्क की मेंटेन रखता है। जो अनटचेबल बुक है ये मुल्क राज आनंद ने लिखी है। ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक खुशवंत सिंह ने लिखी है। द गाइड ये बुक आर के नारायण ने लिखी है। रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट जो था 18 फरवरी 1946 को बॉम्बे में स्टार्ट हुआ था। इसमें वर्कर्स, स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, जो नेवल ऑफिसर थे वो इसमें सभी लोग इन्वॉल्व थे, क्योंकि जो नेवी के ऑफिसर्स थे जो उनमें क्या होता था बेसिकली जो इंडियन थे उनको ब्रिटिशर के द्वारा इन्फीरियर समझा जाता था, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती थी जो ब्रिटिशर ऑफिशियल को मिलती थी। तो न खाने की क्वालिटी न कपड़े, हाँ, तो इसके कारण उन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। जब इन्होंने रिवोल्ट कर दिया तो
इनके जो डिपेंडेंट थे बेसिकली वो गांव में रहते थे, वो ऑलरेडी पहले से ब्रिटिशर के जो है जो एक्सप्लॉयटेशन झेल रहे थे, तो उन्होंने इस इवेंट को पूरा सपोर्ट किया। और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश को ये लगा कि अगर आर्मी ही मेरे खिलाफ हो गई तो अब रूल करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। इरोग सिम फेस्टिवल ये संथाल ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट की जाती है। ये एक टाइप की एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। संगकेन फेस्टिवल ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है। एप्पल कल्टीवेशन की बात करें इंडिया में, तो एप्पल जो है ये फोर्थ जो है फ्रूट क्रॉप है इंडिया की। और इंडिया में प्रोडक्टिविटी एप्पल की लोअर है कंपेयर टू द डेवलप्ड रीजन लाइक यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैलस पोमिला, और ये एक टेम्परेट फ्रूट है। और एक लोकल वैरायटी है एप्पल की, आम्बरी, जो कि कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी। इंडिया में दो टाइप के रीजन्स हैं जहाँ पे एप्पल का ग्रोथ होता है। एक प्राइमरी रीजन जहाँ पे मेजर लार्ज लेवल पे जो है एप्पल का प्रोडक्शन होता है, जैसे जम्मू कश्मीर जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। और सेकेंडरी रीजन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु। तो आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर लार्जेस्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हमारे कौन से हो गए, मेजर रीजन हो गए जहाँ पे एप्पल का प्रोडक्शन हाई लेवल पे होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि तमिलनाडु वाले रीजन पे भी और यहाँ तक कि सिक्किम में भी एप्पल का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, पंजाब में भी होता है। तो अगर ऑप्शन में तमिलनाडु भी आ जाए तो ये मतलब करेक्ट है। अब मैंने पहले आपको बोला कि जो इंडिया है यहाँ पे एप्पल का जो प्रोडक्टिविटी है लो है कंपेयर टू दी डेवलप्ड रीजन। इसका रीजन है कि आज भी हम ट्रेडिशनल मेथड अपनाते हैं फॉर दी एप्पल, सीडलिंग बेस्ड हम ट्री प्लांट करते हैं। और जो प्लांटिंग करते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है लो होती है। और इसमें जो एप्पल में है, जो एप्पल का फ्रूट बियरिंग का जो टाइम साइकिल है ना, कम से कम 8 साल लग जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर को जो है फाइनेंशियल रिटर्न्स मिलने में बहुत टाइम लगता है। कल्टीवेशन कॉस्टली है क्योंकि ट्रेडिशनल हम मेथड अपना रहे हैं ना। और ये क्लाइमेट स्टेज क्लाइमेट पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट अगर ख़राब हो गया तो उससे भी जो है ये एप्पल का जो एग्रीकल्चर है वो भी इफ़ेक्ट होगा। तो इंडिया अपनी पूरा नीड को फुलफिल करने के लिए, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम है, तो हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स, ईरान, टर्की, चाइना, इन देशों से हम सेब का जो है आयात भी करते हैं। चागोस आइलैंड, चागोस एक बेसिकली आर्किपेलागो है। आर्किपेलागो मीन्स होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। तो चागोस आर्किपेलागो जो है इसमें करीब 7 एटॉल्स हैं। एटॉल्स मीन्स होता है कि जो कि कोरल रीफ से बने होते हैं बेसिकली, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये कोरल रीफ होते हैं बेसिकली। कोरल रीफ बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, आप पढ़े होंगे, फ्रिंजिंग, एटॉल्स, ठीक है। तो और इसमें आर्किपेलागो में, चागोस में मोर देन 60 स्मॉल आइलैंड है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आइलैंड है ये डाइगो गार्सिया है, जो कि सेंट्रल इंडिया, ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे स्थित है। तो ये ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन इसको जो है मॉरिशियस क्लेम करता है कि ये मेरी टेरिटरी है। आप देख सकते हैं कि अफ्रीका और ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बीच में आपको चैगोस आइलैंड देखने को मिलेगा। इंडिया में बैरन आइलैंड है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे स्थित है। ये इंडिया का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। और धीनोधर हिल ये गुजरात में स्थित है, ये एक इनएक्टिव वॉल्केनो है। और बर्तंग आइलैंड ये अंडमान आइलैंड पे स्थित है, ओनली मड वॉल्केनो इन इंडिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड पे स्थित हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो ये देखिए सैडल पीक, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे नारकोंडम आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है नेशनल पार्क हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। हम डेली जो है इसी प्रकार हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो भी टॉपिक हम आज जैसे रिवाइज कर रहे हैं तो ये हम कुछ दिन बाद फिर रिवाइज करेंगे। यहाँ पे इस जो ये लेक्चर है बेसिकली इसका टारगेट यही है कि आपका कम समय में 30-35 मिनट में ही आपका अधिक से अधिक रिवीजन हो जाए।
तो चलिए दोस्तों, लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।